एक और ऐसा कंसेप्ट है जो इंडिविजुअल्स के लिए ही है एंड ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, दैट इज सेक्शन 87 कैपिटल ए, जो आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, पेज नंबर 14 पे। इसको बोलते हैं रिबेट। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। किसको मिलता है वो खास ध्यान रखना, ये भी आपको पता होना चाहिए। डेटा देख के स्ट्राइक होना चाहिए कि इसमें रिबेट मिलता है। वो लिख के नहीं देंगे क्वेश्चन में कि फाइंड आउट रिबेट एज पर 87 है, वो लिखेंगे फाइंड द फाइनल टैक्स लायबिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेबल है। ऐसा असेसी जो रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, एज का कोई क्राइटेरिया है नहीं, और जिसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। टोटल इनकम कितनी है? अप टू 5 लाख रुपीज़। तो मिडिल क्लास या उस तरीके से लोअर मिडिल क्लास असेसी वाली कैटेगरी में काउंट कर लो। 5 लाख रुपए से ऊपर टोटल इनकम नहीं है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, तो उसको उसकी टैक्स लायबिलिटी में डिस्काउंट मिलता है। अब अगर 5 लाख रुपए तक की इनकम है, मान लो आप इनकम अज्यूम कर लो, कुछ डेटा ले लेते हैं, 4,50,000 ये है टोटल इनकम। और देखो 2.5 करोड़ गिनने के बाद ये ऐसा लगता है क्या है, कोई इनकम अभी गिने 2,25,00,000, 4,50,000, बट इनकम तो सबकी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट करने जाओ तो 0 to 2.5 लाख पे तो कुछ नहीं आएगा। 2.5 से 4.5 लाख पे जाना पड़ेगा। सेकेंड स्लैब में खत्म हो गया। इसमें कितना है? 5% है ना, 2 लाख का गैप, उस पर 5%, कितना हो गया? 10,000। बस टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000। अब 87A ऐसा बोलता है कि रिबेट मिलेगा अप टू ₹12,500, अप टू 12,500 रुपये का रिबेट या डिस्काउंट मिलेगा। आपका टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 10,000। 12,500 रुपये तक का डिस्काउंट है, तो 10,000 पूरा ही माइनस हो गया ना। इसमें से मान लो 12,500 डिस्काउंट लेने जाओगे तो देना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं। अच्छा, इस पे 4% सेस कितना है? 0 पे 4%। तो आदत पड़ जाती है, कुछ भी बोलो तुरंत गिनने से पहले ये चलाना है ना, कैलकुलेटर बाद में चलाना है। 0 पे 4% लगा के देखो, 0 जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का तो कोई मतलब ही नहीं बचा। टैक्स लायबिलिटी आपकी फाइनली कितनी हो गई? 0। ये जो है ना 12,500, जिसमें सेक्शन में अप टू बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने ऐसा अप टू करके नहीं लिखा है। उन्होंने पता सेक्शन में ड्राफ्टिंग कैसे की है, बोला 100% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी और ₹12,500 विच एवर इज लोअर, ऐसे लिखा है। सिंपल भाषा में बोलने का मतलब ये है कि मैक्सिमम डिस्काउंट 12,500 रुपये का मिलेगा। ये ऐसे लिखा क्यों है? सीधा लिख देते हैं रिबेट 12,500, ईजी हो जाता अपने लिए। पर पता क्या होता, अगर ऐसा लिखा होता ना, इस केस में आप कैशबैक मांगने चले जाते हैं। सर मेरा तो टैक्स 10,000 ही बन रहा है, डिस्काउंट तो 12,500 है, तो ऊपर के 2,500 वापस लो। सरकार टैक्स चुका रही होती लोगों को। जो लोग 5 लाख रुपए तक या उससे नीचे की इनकम क्लेम करते हैं ना, सबको कैशबैक मिलता है। उन्होंने बोला भाई हम कैशबैक थोड़ी बांट रहे हैं, हम बोल रहे हैं 12,500 रुपये तक का अगर कोई टैक्स आपका आता है तो आप उसमें जितना आपका टैक्स आता है माफ़ कर दो। तो लिखा कैसे? 100% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी। आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 10,000। इसका 100% कितना होता है? 10,000। 10,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर, उतना ही रिबेट आपको मिलेगा। तो इस सिचुएशन में एक्चुअली में आपको जो रिबेट मिलेगा ना यहाँ पे, उसमें ऐसे 10,000 ही लिखेंगे। समझ आया? तो नेट अमाउंट पेएबल 0। अब पता है क्या होता है, इस हिसाब से अगर आप किसी की टोटल इनकम एग्जैक्ट 5 लाख मान लो, जैसे अपन ने 4.5 मानी ना, एग्जैक्ट 5 लाख पे जो टैक्स लायबिलिटी आती है कितनी आती है? 12,500। अपन कब से गिन तो रहे थे? 0, 12,500, 1 लाख है ना, तो 12,500 आती है और उसमें रिबेट कितना मिलता है? 12,500। पेएबल कितना? 0। तो 5 लाख रुपए तक की कमाई पे जो टैक्स 0 हो जाता है वो इसकी वजह से होता है, रिबेट की वजह से। बट अगर आपकी कमाई 5,10,000 है तो ये सेक्शन का फायदा मिलेगा। अब देखो उसका इफेक्ट देखो, टोटल इनकम 5,10,000 रुपीज़, कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ाया ना, 5 लाख से सिर्फ 10,000 ऊपर किया है। 0 to 2.5 लाख पे नो टैक्स, 2.5 to 5 लाख पे 12,500, 5 लाख से 5,10,000 पे 20%, 10,000 का 20% कितना होगा? 2,000। ये कितना हो गया? 14,000।
500। बात समझ आई? अब यहाँ पे रिबेट मिलेगा क्या? तो ये तो पूरा भरना ही पड़ेगा। इस पे आ जाएगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, फिर जो भी अमाउंट बनेगा वो। तो देखो 5 लाख रुपए की इनकम दिखाने पे 0 टैक्स, 5,10,000 दिखाने पे 15,000 रुपये टैक्स। समझ आ रहा है? इसलिए सब लोगों की इनकम 4,90,000 पे रुक जाती है। थोड़ी बढ़ा के दिखा तो टैक्स आपका बढ़ जाता है। तो लोग क्या करते हैं, 5 लाख के आसपास वाले जो है ना, वो कोशिश करते हैं कि लीगली या इलीगली 5 लाख के अंदर चले जाए, तो टैक्स 0 हो जाएगा। सोचो 10,000 ऊपर कमाया, 15,000 चले गए, इसे 10,000 कम दिखा देता है, पूरे ही बच जाते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे कैलकुलेशन करना ये चीज़। तो अप टू 5 लाख जो है ना रिबेट मिलता है, 5 लाख से ऊपर रिबेट नहीं मिलता। तो 87A जो सेक्शन है वो आपके सामने है, ये दिस इज ओनली अवेलेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता। HUF, AOP, BOI कंपनी किसी को नहीं मिलता, एकदम लिमिटेड केस है। ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज़। बस आई बात समझ क्लियर? तो ये देख लो, इसकी थियरी आपको पेज नंबर 14 पे मिलेगी, और उसमें जो सेक्शन का इंटरप्रिटेशन है वो आपके सामने। कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। कंप्लीट क्लियर हो रहा है? 5,01,000 भी होगी ना इनकम, गया रिबेट से बाहर। 4,99,990 चलेगा, एग्जैक्ट 5 लाख भी चलेगा, एक्सीड नहीं होनी चाहिए 5 लाख। क्लियर है? तो ये एक पॉइंट है 87A। अब देखो इंडिविजुअल्स को लेके हमने जो देखा स्लैब रेट, सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ, रिबेट। पर आप ये ध्यान रखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती है और कहाँ पे नहीं हो सकती। देखो अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ टोटल इनकम का, तो जिस टोटल इनकम पे सरचार्ज लगता है उस पे मार्जिनल रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जिस टोटल इनकम पे सरचार्ज लगता है क्या उस पे रिबेट मिल सकता है? 87A पॉसिबल है। रेंज ही अलग है दोनों। ये शुरू होता है 50 लाख से ऊपर, ये खत्म हो जाता है 5 लाख पे। तो जो एसएससी 5 लाख रुपए तक ही कमाता है, ठीक है, टोटल इनकम जो है जिसकी 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, उसी के केस में आ सकता है 87A, और उसके केस में सरचार्ज कभी नहीं आ सकता। ये सरचार्ज तो शुरू होता है 50 लाख के बाद। तो जो इनकम रेंज है ना टोटली डिफरेंट है। ऐसे बताता हूँ, 0, 5 लाख, 50 लाख एंड अबव, ऐसे मान लो। इस रेंज में लगता है 87A, यहाँ पे कुछ नहीं, और इस रेंज पे लगता है सरचार्ज। तो सरचार्ज लग रहा है यहाँ पे, सरचार्ज यहाँ पे नहीं लग सकता, यहाँ पे नहीं लग सकता। 87A सिर्फ इधर लगता है, यहाँ पे नहीं लग सकता, यहाँ पे नहीं लग सकता। ये दोनों कभी साथ में नहीं लग सकते। लेकिन जहाँ सरचार्ज आता है दैट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्जिनल रिलीफ। चेक तो करना ही पड़ता है, क्या पता मिल रहा है वो चेक पॉइंट के नियर बाई होगा। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा टोटल इनकम का नंबर 5 लाख से नीचे हो तो ये मत भूलना, 50 लाख से ऊपर हो तो इनको मत भूलना। सरचार्ज आते रिलीफ की बात याद आ जानी चाहिए एक बार के लिए, समझ आ रहा है? तो ये क्लैरिटी होगी ना तो आप भूलोगे नहीं, तो अदरवाइज सब दिमाग में मिक्स है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कोरिलेट हो ही नहीं रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ जाती है तो समझ में नहीं आया। पता चला एक तो 87A जो है आपका वो भी यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसमें नीचे जो बाकी कंडीशंस लिखी है ना सेकंड पॉइंट में, इंपॉर्टेंट नोट में 2 पॉइंट है ना, सेकंड वाला जो पॉइंट है वो अभी आपको नहीं समझ आएगा। रीज़न बीइंग उसमें एक सेक्शन दिखेगा 115 BAC, वो सेक्शन अभी पढ़ाना बाकी है। स्पेशल स्कीम वो आगे जब पूरा हेड्स ऑफ इनकम सब कंप्लीट हो जाएगा तभी समझाऊंगा, अभी मतलब नहीं उसको समझने का वैसा। और जो इम्पोर्टेंट नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखा है उसमें एक कंडीशन लिखी है, रिबेट इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ इनकम एक्सेप्ट LTCG अंडर सेक्शन 112A। वो एक स्पेशल पॉइंट है, उसको से हाईलाइट कर लो, बॉक्स में डाल दो। आगे जाके कैपिटल गेन का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें ये बात आएगी तब रिलेट कराऊंगा। LTCG का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन होता है शेयर्स, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन सबको बेच के होने वाला प्रॉफिट है। अगर वो आप प्रॉपर्टी बहुत साल से होल्ड कर रहे थे तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसका सेक्शन है 112 कैपिटल A। अगर उस सेक्शन में आपका LTCG आया है तो आपको उसके सामने 87A का रिबेट नहीं मिलता, बाकी की इनकम के सामने ही मिल सकता है। दोनों को अलग अलग देना पड़ता है। रीज़न बीइंग कि उसमें फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है, 10%, 12.5%, 15%, 20% ऐसे रेट से, इसीलिए तो एक स्पेशल केस है। अभी नहीं समझ आएगा, कैपिटल गेन तो पढ़ा नहीं, उस हेड में जाएंगे तो वहाँ पे बात आपको रिलेट होगी। बट ये बहुत अच्छा पॉइंट है, सम में आंसर में डिफरेंस आ जाता है। मॉड्यूल में कुछ सम्स में इस पॉइंट का यूज़ होता है सम्स में, तो फिर आपको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या कंडीशन है। तो 87A अपना इसके साथ यहाँ पे है कंप्लीट।